यहाँ तुम मेरे लायक नहीं हो। आरव, तुमसे शादी करना मेरे लिए सजा से कम नहीं है। अगर पापा चाहते तो मेरा रिश्ता किसी बड़े परिवार में हो जाता, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। शादी के बाद आराध्या हर रोज आरव को ताने मारती, कभी उसके कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी बात करने के तरीके पर। आराध्या की कड़वी बातें आरव के दिल को तीर की तरह चुभती, लेकिन वो हमेशा चुप रहता, जैसे इन शब्दों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। आराध्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो मामूली समझकर अपमानित करती रहती है, एक दिन वही व्यक्ति अपना असली रूप दिखाएगा तो उसे बहुत पछतावा होगा। एक दिन आराध्या ने अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्तों को घर बुलाया। घर शानदार था, लेकिन फिर भी उसने आरव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो यही है मेरा पति। सोचो मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। दोस्तों चुप हो गईं, लेकिन आरव ने हल्की मुस्कान के साथ चाय पेश की और बोला, आप सब आराम से बैठिए, अगर कुछ चाहिए तो बताइएगा। आराध्या ने तंज भरे लहजे में कहा, ये भी कोई बात करने का तरीका है? तुम में तो कोई क्लास ही नहीं। अगर मैं अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा होती हूँ तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आरव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने कम आया करूं, ताकि तुम्हारा मूड खराब ना हो। उसकी ये नरमी आराध्या को और गुस्सा दिला गई। कितना बेवकूफ है तू, जरा भी समझ नहीं। पता नहीं कौन सा पाप किया था कि ये मेरी किस्मत में लिख गया। दिन बीतते गए, हर दिन एक नया ताना, एक नई बेइज्जती। कभी वो उसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। आरव बस सहता रहा। कई बार घर के नौकर भी हैरान रह जाते कि कोई पत्नी अपने पति को इतना नीचा कैसे दिखा सकती है, लेकिन आरव के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी जरूर होती, लेकिन किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात खाने के समय आराध्या ने कहा, आरव तुम्हें पता है, तुम तो मेरे पापा की मेहरबानी से जी रहे हो, वरना सारी उम्र किराए के घर में गुजारते। तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है। आरव ने प्लेट में खाना डालते हुए कहा, घर और गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता आराध्या, रिश्ता भरोसे और सम्मान से चलता है। लेकिन शायद मैं तुम्हें वो एहसास अभी तक नहीं दे पाया। आराध्या हंसते हुए बोली, तुम और एहसास, तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ, लगता है पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में उसके शब्द गूंजते रहे। आरव चुप रहा, बस धीरे से बोला, शायद समय ही तुम्हें सच दिखाएगा। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए भी आराध्या ने उसे ताने दिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है ये बताते हुए कि वो बस एक मामूली नौकरी करता है। आरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बोझ है तो तुम खुलकर कह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन बस एक गुजारिश है, अपने पिता को कभी दोषी मत ठहराना। उन्होंने वही किया जो सही था। आराध्या ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ, सही ये था कि उनकी बेटी सबके लिए हंसी का पात्र बन जाए। लोग कहते हैं, इतनी अमीर लड़की ने ऐसे साधारण आदमी से शादी क्यों की? मैं हर वक्त जलती हूँ आरव, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो।
आरव ने गाड़ी रोकी, उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है आराध्या, जितना चाहो मुझे कोस लो। शायद एक दिन तुम्हें समझ आ जाए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आराध्या ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। पूरे रास्ते उसने आधा एक शब्द भी नहीं कहा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी आराध्या ने अपने दोस्तों से यही शिकायत करती रही कि उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई है। उसके वाक्य इतने तेज और जहरीले होते कि सुनने वाले भी बेचैन हो जाते, लेकिन आरव सब जानकर भी चुप रहता। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रात वो अकेला बालकनी में जाकर आसमान के तारों को देखता और धीरे से कहता, बस थोड़ा सब्र और सब कुछ अपने वक्त पर सामने आ जाएगा। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। आराध्या के शब्द हर रोज जहर की तरह गिरते और वो रोज सहता। नौकरों में भी बातें होने लगी कि साहब की बेटी अपने पति को सुकून से जीने नहीं देती, लेकिन आरव ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। आराध्या को लगता था कि उसकी जिंदगी थम गई है। वो अक्सर सोचती, काश मैंने किसी बड़े परिवार में शादी की होती तो मेरी जिंदगी शान और ऐश से गुजरती। लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं था कि वही व्यक्ति जिसे वो रोज अपमानित करती है, वो एक दिन उसकी सोच, उसकी किस्मत और उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ महीने बीत गए, लेकिन आराध्या का व्यवहार वैसा ही रहा। ताने, व्यंग, बेइज्जती। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने आराध्या की सारी जिंदगी बदल दी। एक सुबह उसके पिता रोहन जी घर आते ही बोले, आराध्या, आरव आज तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। दिल्ली में एक बहुत बड़ी नीलामी है। हमारी कंपनी की भी साख का सवाल है। रोहन के लहजे में गंभीरता थी, लेकिन आराध्या खुश हो गई। उसे लगा शायद आज उसे अपने पिता की सम्मानित दुनिया देखने को मिलेगी। जाते हुए उसने आरव पर तंज कसा, देखना आरव, आज तुम्हें पता चलेगा कि असली दुनिया किसकी होती है। ये वो दुनिया है जहां तुम जैसे लोग तो कदम भी नहीं रख सकते। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अवकाश समय दिखाता है, इंसान नहीं। तीनों नीलामी हॉल पहुंचे। हॉल चमकदार था। चारों तरफ बड़े बड़े व्यापारी, अमीर परिवार और मीडिया के कैमरे। स्टेज पर महंगी कुर्सियां, बड़ी स्क्रीनें और सख्त सुरक्षा के इंतजाम थे। रोहन और आराध्या आगे बढ़े। आरव उनके साथ ही सादे सूट में चुपचाप बैठ गया। कार्यक्रम शुरू हुआ। मेजबान ने ऐलान किया, शहर की सबसे बड़ी डील, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी शुरुआती बोली 10 करोड़। 10 करोड़। हॉल में हलचल मच गई। किसी ने 15 करोड़ कहा, दूसरे ने 20 करोड़। बोली बढ़ती गई। आराध्या उत्सुकता से सब देख रही थी। वो बोली, यहाँ पैसा बोलता है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। आरव चुप बैठा रहा। बोली 50 करोड़ तक पहुंची तो रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। फिर एक आवाज आई, 100 करोड़। हॉल तालियों से गूंज उठा। सबने समझा अब यही आखिरी बोली है। लेकिन अचानक पीछे से गहरी और पूर्ण विश्वास वाली आवाज आई, 500 करोड़। पूरा हॉल स्तंभ रह गया। सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ गई। मीडिया के कैमरे फौरन घूम गए। आराध्या ने चौंक कर देखा, वो आरव था। वही सादा पति,
जिसे वो रोज नीचा दिखाती थी, उसने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी। आराध्या की सांस अटक गई। वो घबराकर बोली, आरव, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता भी है 500 करोड़ कितने होते हैं? तुम बोली कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। रोहन भी हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे जमीन उनके पैरों तले से निकल गई हो। आसपास बैठे व्यापारी फुसफुसाने लगे, ये व्यक्ति कौन है? इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी इसने? आरव ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और शांत लहजे में बोला, जब पैसा तुम्हारे पैरों में चुभता हो तो 500 क्या 1000 करोड़ की बोली लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बेबसी से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या मजाक है? पूरा हॉल तनाव से भर गया। मेजबान बार बार जांच कर रहा था कि बोली सही है। बड़े बड़े परिवार पीछे हटने लगे, क्योंकि 500 करोड़ की बोली आसान नहीं थी। आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस व्यक्ति को वो मामूली समझती रही, वो इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। रोहन जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। आरव कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और बोला, अब वक्त आ गया है कि सबको असली हकीकत पता चले। हॉल में पूरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें आरव पर जमी थी। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। मेजबान खुद हैरान था, जैसे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला व्यक्ति आखिर कौन। आरव ने माइक थामा और शांत लहजे में बोला, शायद आप सब हैरान हैं कि एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने 500 करोड़ की बोली कैसे लगा दी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं साधारण नहीं हूँ। मैं इस कंपनी का असली मालिक हूँ। हॉल में खलबली मच गई। लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। हर तरफ फुसफुसाहट होने लगी। ये कैसे मुमकिन है? असली मालिक तो रोहन जी है ना? आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होठ कांप रहे थे। ये झूठ है। पापा कुछ बोलिए, ये झूठ बोल रहा है। रोहन जी ने धीरे से सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावा और अफसोस साफ नजर आ रहा था। भारी लहजे में बोले, आराध्या, ये सच है। आरव ही इस कंपनी का असली मालिक है। मैं सिर्फ नाम का मालिक था। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोली, क्या आपने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? रोहन जी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि ये सब तुम्हारी समझ से बहुत दूर था। आरव के पिता मेरे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी, लेकिन जब कर्ज के बोझ ने हमें तोड़ दिया था, तो इसने मेरी मदद की। उस दिन से कंपनी का असली मालिक वही था। मैंने सिर्फ इसका नाम छिपाया, सम्मान बचाने के लिए। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता ने अंकल का सम्मान बचाया था और मैंने उनका वादा निभाया। मैंने कभी खुद को मालिक नहीं कहा, क्योंकि मेरा मकसद व्यवस्था को समझना था। कंपनी के हर फैसले, हर नीति पर मेरा हाथ होता था, लेकिन दस्तखत हमेशा उनके होते थे। आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस आदमी को वो रोज अपमानित करती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा निकला। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया?
तुमने खुद को मेरे सामने इतना छोटा क्यों दिखाया? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि ये शादी तुम्हारे पिता की गुजारिश पर हुई थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक तुम खुद मुझे पहचान नहीं लोगी, मैं अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे हर ताने, हर अपमान को सहा, क्योंकि तुम मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी। मैं सिर्फ उनकी दोस्ती का कर्ज चुका रहा था। रोहन जी की आंखें भर आई, भारी आवाज में बोले, आरो बेटा, तुमने सिर्फ मेरी कंपनी ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन आज मानता हूँ कि तुम ही मेरे सबसे बड़ी ताकत हो। आराध्या पीछे हट गई। उसका घमंड, उसका अहंकार सब पलों में मिट गया। उसके कदम लड़खड़ाए। वो सहमकर आरव की तरफ देखने लगी। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। मीडिया वाले लगातार तस्वीरें ले रहे थे। हर कोई आरव की तारीफ में लगा था। आरव ने सबकी तरफ देखा और बोला, मैंने कभी धन का दिखावा नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता था कि हर मजदूर, हर कर्मचारी वो सम्मान पाए जिसका वो हकदार है। और ये सब तभी संभव था जब मैं खुद उनके जैसा बनकर उनके बीच रहूं। आराध्या की आंखों में पछतावा तैरने लगा। उसकी जुबान सुन्न हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को उसने हमेशा कमजोर कहा, वो वास्तव में सबसे बड़ा इंसान था। आराध्या ने कांपते हाथों से आरव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भरी हुई थी, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम्हें हर बार दुख दिया, तुम्हें अपमानित किया, और तुमने कभी जवाब तक नहीं दिया। मैं समझती थी तुम कमजोर हो, लेकिन आज जान गई हूँ तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, वही नरमी। बोला, आराध्या, रिश्ते तानों और अपमान से नहीं टूटते। वो तब टूटते हैं जब इंसान माफ करना छोड़ दे। और मैंने कभी माफ करना नहीं छोड़ा। आराध्या हिचकिचाते हुए बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आरव, मैंने तुम्हें गरीब, नाकाम और मामूली समझा, लेकिन वास्तव में गरीब तो मैं थी। मेरे विचार, मेरा घमंड सब छोटा था। तुम तो हमेशा अमीर थे, अपने दिल से, अपने काम से। रोहन जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी, आज तुम्हें समझ आया ना कि सम्मान इंसान के कपड़ों या नाम से नहीं, उसके काम और चरित्र से होता है। आरव जैसा व्यक्ति नसीब वालों को मिलता है। हॉल में बैठे लोग इस दृश्य से भावुक हो गए। मीडिया ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। आराध्या रोते हुए आरव के कदमों में झुक गई। मैंने तुम्हें अपमानित करने का हक खो दिया है, आरव, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बार बराबरी से, बिना घमंड के, सिर्फ सम्मान और प्यार के साथ। आरव ने उसे फौरन उठाया और बोला, झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। आराध्या, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बराबर माना है और हमेशा मानूंगा। अगर आज तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आराध्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आज मैं पहली बार तुम्हें दिल से देख रही हूँ। तुम वही हो जिसे मैंने खोकर खुद को भी खो दिया था। आरव ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब घर चलते हैं।
जिंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या नाम से नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल और अच्छे कामों से होती है। घमंड हमेशा रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन सम्मान और प्यार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी किसी को उसकी स्थिति या बाहरी हालात मत आंकना, क्योंकि अक्सर वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने अगले दिन यही सुर्खी लगाई, सादा पति निकला करोड़ों का मालिक, लेकिन असली धन उसके चरित्र में था। और आरव तथा आराध्या के लिए वो दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गया। एक जिंदगी जहां प्यार, सम्मान और सच्चाई का राज था। नीलामी हॉल से निकलते समय आराध्या का मन भारी था। कार में बैठते ही उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकले। आरव ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर खामोशी रही। घर पहुंचकर आराध्या सीधे अपने कमरे में चली गई। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार नीलामी का वो पल आंखों के सामने घूमता। जिस आरव को वो हमेशा छोटा समझती थी, वो अचानक इतना बड़ा हो गया था। पछतावे की लहरें उसे डुबो रही थी। अगले दिन सुबह आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आराध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, आरव, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बालकनी में उसके साथ बैठ गया। आराध्या ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ कि कल जो हुआ उससे पहले मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैंने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया समझने का। मैं सिर्फ अपनी दुनिया में खोई रहती थी। लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? आरव ने शांत स्वर में कहा, आराध्या, मैंने कभी तुमसे बदला लेने की सोची नहीं। मैं बस चाहता था कि तुम खुद समझो। मौका तो हमेशा से था, बस अब तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। आराध्या की आंखें नम हो गई। मैं तुम्हारे साथ घर चलाना चाहती हूँ, असली तरीके से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घमंड के। उस दिन से आराध्या ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वो सुबह आरव के साथ चाय पीने लगी। कभी कभी उसके लिए नाश्ता खुद बनाती। आरव कंपनी के काम में व्यस्त रहता, लेकिन अब वो घर लौटकर आराध्या से बात करता। आराध्या ने अपनी दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की, क्योंकि उनकी बातें अब उसे खोखली लगती। उसने रोहन जी से भी माफी मांगी। पापा, मैंने आपकी दोस्ती और फैसले को कभी समझा नहीं। मुझे माफ कर दो। रोहन जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, समझ आ गई तो सब ठीक है। अब आगे बढ़ो। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। आरव ने फैसला किया कि कंपनी के कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिले। उसने आराध्या को भी इसमें शामिल किया। आराध्या ने पहली बार कंपनी जाकर देखा कि आरव कैसे हर कर्मचारी से सम्मान से बात करता है। वो खुद कर्मचारियों की समस्या सुनने लगी। धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। वो समझ गई कि असली अमीरी दिल की होती है, ना कि बैंक बैलेंस की। एक शाम आरव घर लौटा तो आराध्या ने उसे बालकनी में बुलाया। वहां छोटा सा डिनर सजाया था, मोमबत्तियां, फूल और घर का बना खाना। आराध्या ने कहा, आरव, आज मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तुमने मुझे न सिर्फ माफ किया,
बल्कि मुझे बेहतर इंसान बनने का रास्ता भी दिखाया। मैं अब समझती हूँ कि रिश्ता क्या होता है। आरव ने उसका हाथ थामा और मैं समझता हूँ कि प्यार इंतजार करता है जब तक दूसरा खुद न समझ ले। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।